नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक और शैक्षिक अधिकार के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संवैधानिक और शैक्षिक अधिकारों की। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की चर्चा हमने कौन कौन से अनुच्छेद में करी गई है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की चर्चा करी गई है। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 29 के अनुसार हमारा कहता है कि अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें एक चीज की जो कि आप लोगों के लिए नई होगी, वो है अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक शब्द आपके लिए शायद नया होगा। चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होता है। तो अल्पसंख्यक आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी जाति होती है जो बहुत छोटे स्तर पर पाई जाती है। और अगर सामान्य शब्दों में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो एक कटोरी मान लीजिए, एक टोकरी मान लीजिए आप, और उस टोकरी में पूरे के पूरे आम भरे हुए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा यानी 4 से 5 जो है वो अमरूद हैं। वो अमरूद जो है वो अल्पसंख्यकों को दर्शाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक गांव में निश्चित भूभाग पर ऐसी जाति पाई जाती है जो अल्पसंख्यक के रूप में मिलती है। अल्पसंख्यक ये वह जाति होती है जिनकी सांस्कृतिक अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, भाषा अलग होती है, धर्म अलग होती है, और जो कि सिर्फ एक निश्चित स्थान पे ही पाई जाती है। तो एक गांव में वो गांव ही अलग होगा पूरा का पूरा। वो उस गांव में उसी तरीके के रीति रिवाज होते होंगे, या उसी तरीके के पहनावा भी होता होगा, भाषा भी अलग होती होगी। उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे समाज में जो भारतीय समाज है वो कई समाजों से मिलकर बना है, और भारतीय समाज में विविधता इतनी ज़्यादा है कि शायद भारतीय संविधान निर्माता इस विविधता को ही एकता मानते हैं, और इसी को देखते हुए ये अधिकार डाला गया है अनुच्छेद संवैधानिक शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक विविधता भरा देश है। हमारे समाज के अंतर्गत कई सारी जाति, कई सारे धर्म, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, और उन सभी को देखते हुए उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी जाति का या मेरी भाषा का कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, और इसी के उपचार के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 29 लाया, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करी गई है। तो अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक नहीं माने जाते, वह भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कई भाषाएं ऐसी है जो किसी एक राज्य या एक जिले या एक गांव में ही बोली जाती है, और उस भाषा की, उस यानी जाति की रक्षा करना उस राज्य का दायित्व है जिस राज्य में वह व्यक्ति रहते हैं। उस राज्य को ये नहीं कर सकते वह राज्य कि आप भाषा अलग है आपकी, आप किसी और राज्य में जाइए। कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि भारत में सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा से क्यों न ताल्लुक रखता हो। इसी के तहत अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण की बात करी गई है। कहा गया है कि आप कोई भी राज्य किसी भी नागरिक, अल्पसंख्यक नागरिकों को भगाया नहीं सकता, और भगाने पर इसके लिए अपराध की भी, और इसी के तहत अनुच्छेद 29 डाला गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है हमारा? तो अनुच्छेद 30 कहता है, ये जो अनुच्छेद 30 है ये शैक्षिक अधिकार में अनुदान की मांग करता है। अनुदान की मांग को बढ़ावा देता है, कह सकते हैं हम ये। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ।
अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि आप किसी भी संस्थान में शैक्षिक शिक्षा के लिए कोई कार्य के लिए अनुदान दे रहे हैं तो आप उसे मना नहीं कर सकते अगर उसका प्रबंध करने वाला डायरेक्टर जो वहाँ का प्रबंधन है वो अल्पसंख्यक जाति से बिलोंग करता हो, तो आप उसे मना अनुदान के लिए नहीं कर सकते हैं। आप उसको मना नहीं कर सकते उस अनुदान के लिए अगर वह अल्पसंख्यक जाति से बिलोंग करता होगा, तो आपको वही नीति अपनानी होगी जो आप किसी अन्य के साथ अपनाते हैं। और इसी को देखते हुए अनुच्छेद 30 लाया गया और कहा गया कि आप अनुदान के लिए किसी भी अल्पसंख्यक प्रबंधन को मना नहीं कर सकते।